लोग बात कर लेते हैं अपने जनरल कैरेक्टर के अंदर। बाकी का जो 40% होता है, या बात आप समझ लो कि 40% बात कर लेते हैं जनरल कैरेक्टर के अंदर, और जो तकरीबन 60% जो पोर्शन होता है वो जब हम लोग इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ते हैं ना, साइकस को, पाइनस को, नेटम को, या जो भी आप स्पेसीज पढ़ते हो या जीनस पढ़ते हो, जब आप उसकी बातें करते हो तो बातें पिक्चर्स और क्लियर होती हैं। लेकिन वो जो पिक्चर्स क्लियर होती हैं वो पिक्चर्स केवल उसी ग्रुप को लेकर के, उसी जीनस को लेकर के क्लियर होती हैं। ओवरऑल काफी चीजें जो होती हैं वो एक दूसरे से डिफरेंस होती है। जैसे कि जब आप नेटम पढ़ोगे तो नेटम में आपको थोड़े एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, मतलब साइकस से थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे, पाइनस से थोड़े से अलग देखने को मिलेंगे। उसी तरीके से साइकस का जो थोड़ा कैरेक्टर है वो थोड़े प्रिमिटिव वाले जो हमारे वो रहे हैं, क्या कहते हैं, जिम्नोस्पर्म, उनसे थोड़े अलग देखने को मिलेंगे। कुछ रिजेंबल भी करेंगे, कुछ अलग भी देखने को मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम पर्टिकुलर साइकस की बात करेंगे, अदर जो भी चीजें हैं उसको आप अलग जगह रखोगे। कहने का मतलब ये है कि जो आप जिम्नोस्पर्म में ओवरऑल चीजें पढ़ते हो उसको अलग रख करके हमें साइकस के बारे में केवल पढ़ना है। देखो आज की स्लाइड में बातें क्या क्या होंगी इसकी बात मैं बता देता हूं। बड़ी स्लाइड है लेकिन खत्म एक ही घंटे में करना है, क्योंकि देखो 1 आवर के बाद मेरी क्लास ऑटोमेटिकली कट होती है, मैं नहीं कट करता हूं। वो जो पिछले लेक्चर पे हुआ वो ऑटोमेटिकली कट हो जाती है 1 घंटे के बाद में जो है। तो 1 घंटे में हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा आपको बताया जाए। तो मैं बता दूंगा, अगर किसी बच्चे को लगता है कि नहीं सर का थोड़ा सा जल्दी हो गया, समझ नहीं आया, तो आप एक दफे और वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो भी सवाल नहीं समझ में आया आप उस वक्त पूछ सकते हैं। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी इनकी हिस्ट्री के बारे में, फिर उसके बाद इंडिया में कहाँ कहाँ पे हैं उसकी बात करेंगे, फिर इनके स्पोरोफाइट कितने बड़े होते हैं, किससे रिजेंबल करते हैं, रूट कैसी होती, स्टेम कैसी होती, लीफ कैसी होती, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? मतलब सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, फिर उसके बाद पहले मॉर्फोलॉजी ही रहेगी हमारी, मतलब ऊपर से देखने में वो हमें कैसे दिखाई देते हैं, हम उसकी बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे इनकी एनाटॉमी पे आ जाएंगे, ठीक है ना, सीधे एनाटॉमी पे आएंगे। और एनाटॉमी में आप देख रहे हो अच्छे अच्छे डायग्राम है। ये स्लाइड मैंने नहीं बनाई है, ये स्लाइड मुझे बनी बनाई मिली, लेकिन बहुत ही गजब की स्लाइड है, तो आप लोग इसको देख लीजिए। बाकी स्टडी मटेरियल में मैं सेम यही स्लाइड आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग नहीं खोज पाओगे, अगर खोज लेते हो तो द बेटर बेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो आपका स्टेम जो यंग रूट है वो आप देखिए बिल्कुल कलरफुल डायग्राम है, मतलब जिसने भी बनाया है बहुत मेहनत की है इसने। तो ये पूरी तरह से कलरफुल डायग्राम आपको देखने को मिलता है। और क्या है, एग्जार्च है, मोनार्च है, कैसी स्टील है, क्या नेचर है, सेकेंडरी ग्रोथ है, कैम्बियम है, किस तरह का है, ये सब सारी चीजें हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। एंड फाइनली रिप्रोडक्शन पे आएंगे और फिर उसके बाद लाइफ साइकिल की बात करेंगे। तो मतलब काफी कुछ है बातें करने के लिए, लेकिन एकदम शॉर्ट में, जैसे डायग्राम, जैसे देखो एनाटॉमी जो होती है ना वो टोटली क्या होती है, डायग्रामेटिक होती है। तो आप उसके डायग्राम को केवल देखिए, अपने दिमाग में रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो की फीचर्स हैं डायग्राम के, वो मैं आपको बता दूंगा, वो आप अपनी कॉपी में कहीं पे नोट करके लिख लीजिए ना, पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए, ताकि एग्जाम देने जाएं तो भाई केवल साइकस तो पढ़ के जाना नहीं है ना। देखिए आपको एग्जाम में तो हर चीज पढ़ के जानी है, तो एक ऐसी नोट्स बनाइए जिसमें पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी जो भी चीजें हैं वो अपना आगे की तरफ होती रहती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ऐसे लाइन से आराम से पढ़ते चलते हैं, आपका भी रिवीजन होता चलेगा। देखो डिवीजन जो है इनका, नॉर्मल साइकैडोफाइटा होता है, क्लास साइकैडोप्सिडा होता है, ऑर्डर साइकैडेल्स होता है, फैमिली साइकैडेसी होता है। अब ये सारी चीज जो है ना, ये सारी चीज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो रहेगा। जैसे ही हमारा साइकस खत्म हो जा रहा है, पाइनस खत्म हो जा रहा है, तो हम लोग बात करेंगे जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन के ऊपर। 2 क्लासिफिकेशन इसके अंदर हमको पढ़नी है, हम एक एक करके दोनों क्लासिफिकेशन एक ही लेक्चर में खत्म कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल इनकी जो है, बस आपको क्या नाम रखना है यार, बस साइकैड लगाते चले जाओ, बाकी क्लास ऑर्डर फैमिली सब में साइकैडो और साइकैड लगा हुआ है, तो याद करने में कोई इतनी खास दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। देखिए अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको अंडरलाइन करने चाहिए। कहते हैं द मेंबर ऑफ साइकेडेल्स ऑर्डर और कॉमनली नोन एज साइकैड्स, मतलब कि जितने भी हमारे साइकेडेल्स ऑर्डर के अंदर आते हैं उनको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, साइकैड्स कहते हैं। मतलब ऐसे जिम्नोस्पर्म जो बिल्कुल साइकेडेल्स ऑर्डर के अंदर आए उनको हम लोग साइकैड्स का नाम देते हैं।
दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम सीड फर्न। इनकी ओरिजिन कहां से हुई? सीड फर्न से हुई। मतलब इनका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो वो फर्न जैसे दिखते थे, ठीक है ना, टेरिडोफाइट जैसे दिखते थे, लेकिन अंतर क्या था? इनके अंदर सीड का फॉर्मेशन था। तो सीड फर्न से इनकी ओरिजिन हुई, जिसको हम लोग बोलते हैं साइकैडोफिलिकेल्स, ठीक है ना, साइकैडोफिलिकेल्स टुवर्ड द एंड ऑफ द कार्बोनिफेरस पीरियड। मतलब कि जब हमारे ज्योग्राफिकल टाइम स्केल में एक टाइम था जिसको हम लोग, एक पीरियड था जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिफेरस। मैंने याद रखना, मैंने एक होमवर्क भी दिया था, अभी आएगा तो मैं पूछूंगा आपसे, ठीक है, याद रखना, मैंने इंटेगुमेंट का दिया था अभी। चलो, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है, कहते टुवर्ड्स द एंड ऑफ कार्बोनिफेरस पीरियड से जो है इनकी ऑरिजिन हुई है। तो पूछ सकता है ऑरिजिन ऑफ साइकस किस एज में हुआ था, तो आप ध्यान में रखेंगे कार्बोनिफेरस पीरियड एंड फॉर्म डोमिनेंट वेजिटेशन। और जैसा कि मैंने कहा था कि जैसे से डायनासोर का विकास हो रहा था ना, उसी तरफ आपका जिम्नोस्पर्म का भी विकास हो रहा था। ट्राइएसिक पीरियड माना जाता है, डायनासोर्स का भी पीरियड इस पीरियड में ही था, इस पीरियड में भी था। लेकिन गोल्डन एज जो माना जाता है उसको हम मान लेते हैं कि यार वो हमारे जुरासिक होते हैं। बाकी मीजोजोइक इरा में आते हैं ये पीरियड। तो मैंने आपको बताया था इयोन, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था इरा, फिर मैंने आपको बताया था पीरियड। इस फॉर्म में इसको ध्यान में रखिएगा, कभी कभार नहीं, कई दफे ये सवाल ऐसे ही पूछ लिया है, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये सारी इवेंट्स क्या होते हैं। तो इयोन बड़ा होता है, इरा होता है, पीरियड होता है। तो ये सारी चीजें आप अगर पढ़ते रहिए तो ज्यादा बढ़िया है। तो किसी का भी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफिकल टाइम स्केल समझ में आ जाएगा। तो मीजोजोइक इरा के अंदर आता है आपका ट्राइएसिक पीरियड। इसमें कई और पीरियड भी थे, जिसमें ट्राइएसिक जो पीरियड था वो पीरियड माना जाता है कि वो गोल्डन एज था हमारे साइकस के लिए। तो दिस पीरियड आल्सो नोन एज एज ऑफ साइकैट्स। इस पीरियड को हम मानते हैं कि ये जो है हमारे साइकस के लिए एक गोल्डन एज था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना सकता है इवोल्यूशन से लिंक करके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। तो यार बहुत ज्यादा इनकी ऑर्डर्स नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा इनके जीनस नहीं होते हैं। तो इसीलिए अगर आप बात को ध्यान में रखिए तो कहते हैं कि देयर आर अबाउट 20 स्पेसीज विच अकर इन वाइल्ड स्टेट इन चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन को ये पसंद करते हैं। तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वर्ल्ड में, वहां पे ये हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हम एशिया की तरफ आते हैं या फिर इंडिया की तरफ आते हैं तो चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा और इंडिया। अगर आप इन सभी को देखोगे ना, इन सभी को अगर आप पोल पे देखोगे उठा करके, पोल पे देखोगे उठा करके ना, तो ये सभी किस पोल में आते हैं? ट्रॉपिकल पोल में आते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मतलब एक ऐसा पोल होता है जो बिल्कुल इक्वेटर पे होता है, ठीक है ना। तो उस पोल पे बेसिकली जो होते हैं हमारे सभी आते हैं। मतलब ये जो तकरीबन तकरीबन टच मारते हैं, यही ऑस्ट्रेलिया को निकाल दो तो ये भी आता है, लेकिन इसमें भी ट्रॉपिकल रीजन और टेम्परेट रीजन दोनों होता है। जापान, चाइना बिल्कुल आपका बीच रीजन होता है, जिस तरह से इंडिया होता है, क्योंकि उसी के आसपास में होते हैं। अफ्रीका, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा एंड इंडिया के अंदर हमें साइकस की वेराइटीज देखने को मिलती है। बाकी ये होती वर्ल्ड वाइड है। चलिए, डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इसकी बेसिकली 6 स्पेसीज हमें देखने को मिलती है। कितनी स्पेसीज देखने को मिलती है? 6 स्पेसीज देखने को मिलती है। और वो ज्यादातर स्पेसीज होती है असम, उड़ीसा, मेघालय, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। मतलब ये सॉयल कंडीशंस पे भी डिपेंड करती है कि यहाँ की जो सॉयल होती है थोड़ी सैंडी होनी चाहिए सॉयल, तो ये उनके लिए उगने के लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ी सैंडी सॉयल जो होती है वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जीरोफिटिक इन नेचर होते हैं। ये बात आप कभी मत भूलिएगा। बाकी यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपका साइकस सर्सिनैलिस एक स्पेसीज है जो कि आप बहुत दफे नाम सुने होंगे। साइकस रिवोल्यूटा आप बहुत ज्यादा सुनते हो। बाकी और भी हैं जैसे कि बेडोमेई है, पैक्टिनेटा है, रम्फाई है, साइमेंसिस है। तो ये अलग अलग स्पेसीज हैं हमारे साइकस की। लेकिन 2 जो स्पेसीज है वो आप नॉर्मली सुनते हो। सभी को गुड मॉर्निंग जो है, सभी को गुड मॉर्निंग भाई, सब लोग बोल दिया करो जिससे कि एक बार उपस्थिति दर्ज हो जाया करे सबका ना, ठीक है। चलो ओके, चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक बात और बता दें आप लोगों को, देखो जो है ऐसे बच्चे हैं जो है जो क्या नाम से पार्टिसिपेट, मतलब कि 1 मिनट रुके रहना। जो भी ऐसे बच्चे हैं जो फाइन अच्छे हैं जो है, ठीक है,
जो भी ऐसे बच्चे हैं जो एनिमल फिजियोलॉजी के लिए जाना चाह रहे हैं, आज उसकी जो है कूपन की आखिरी डेट है। आप आज अगर कूपन अप्लाई करते हो उसके ऊपर, तो वो कोर्स आपको 900 समथिंग का पड़ेगा, मतलब 920 रुपए का पड़ेगा। अदर टाइम मतलब 100 रुपए आपको ऑफ मिलने वाला है उसमें, मतलब 10% का ऑफ है उस कोर्स के ऊपर। बाकी देखते हैं, जेनेटिक्स भी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। जेनेटिक्स में 3 लोगों के 4 लोगों के लेक्चर मिला करके हैं, तो आप सब उसको भी लेने को सोचो। और जो एनिमल फिजियोलॉजी है, आज जैसे जो है वो पड़ा हुआ है, एक वीडियो मैंने आज डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप 12 बजे उसको देख पाएंगे। जो हमारे रेस्पिरेशन वाले में है ना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, उसमें जो चेन है हमारी, उसमें बोहर इफेक्ट, हाल्डेन इफेक्ट, ये तमाम तरह के जो इफेक्ट हैं ऑक्सीजन को लेकर के, वो वीडियो देखना। 1 घंटे का वीडियो है, लेकिन कमाल का वीडियो है। और आप लोग ले लो, मतलब कि मैं फिर कह रहा हूं कि नुकसान कर लोगे अपना, सब्सक्रिप्शन ले लो, एक जगह पे चीजें मिल जाएंगी। और स्पेशली देखो, एग्जाम की डेट भी टली हुई है, और क्या कहते हैं कि आपके पास भरपूर टाइम है। तो आप ये मत सोचो कि अगर मुझे एनिमल फिजियोलॉजी नहीं आ रही है या फिर हमें उतनी नहीं आती है तो हम क्वेश्चन पढ़ के काम चला लेंगे। कोई जरूरत नहीं क्वेश्चन पढ़ के काम चलाने की, आपके पास वक्त है। आप प्यार से बैठो, जब भी आपका मन करे। बॉटनी तो आपके खून में है, जो बच्चा बॉटनी वाला है उसके बॉटनी खून में है ना। लेकिन उसको जो है जूलॉजी को थोड़ा सा मजबूत करना चाहिए, क्योंकि आज मैं तुमको जनरेशन बता रहा हूं, ठीक है, ये एग्जाम तुम दे दोगे, ठीक है ना। अब इस एग्जाम में हर कोई तो क्वालिफाई करके नहीं निकलने वाला है, मतलब कि भाई सीटें तो लिमिटेशंस वाली हैं कि नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे टफ कंपटीशंस हो, तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाए कि आप कैसे उस एग्जाम को फेस करोगे, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि आप कोशिश करो कि आप सीखो, आप उसको अभी लर्न करो अच्छी तरीके से, देन क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली सॉल्व होंगे। तो पहले आपको बहुत अच्छी तरह से उसको पढ़ना है, तो उसके लिए कोर्स ले लो। अब कोर्स के लिए मैंने आपको वीडियो भेज ही दिया था कि क्यों कोर्स लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। रिलायबल होता है, जैसे कि मान लो कि एक वेट नहीं करना पड़ता है। अगर आप मान लो कि आज आपका दिमाग, आपने पढ़ा हुआ है कि भाई हमको इन्होंने आज ये पढ़ा है लेकिन ये हमने पढ़ा हुआ है, तो आप नेक्स्ट आगे मूव कर जाओ ना, तुरंत दूसरा वाला आप पढ़ लो खट्टा से जो है। तो उसमें मिक्स वीडियो है, और उसमें वीडियो पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि नहीं 48 वीडियोस हैं, बिल्कुल नहीं 48 वीडियोस हैं। वो 48 वीडियोस अभी रिसेंटली हैं, लेकिन रोज एनिमल फिजियोलॉजी के वीडियोस बन रहे हैं। तो तकरीबन ही जान लो कि वो कहीं 100 के ऊपर भी चला जाएगा। तो 100 के ऊपर जाएगा तो फायदा किसका होगा? आप ही का होगा ना, क्योंकि आप सब्सक्रिप्शन अगर लिए रहोगे तो फिर आपको जितने वीडियो ऐड होंगे, लाइव सेशन ऐड होंगे, आपको फायदा मिलेगा। तो मैं आज आपको आखिरी दिन है बता दे रहा हूं, बाकी 15 तारीख के बाद वो कूपन एक्सपायर हो जाएगा। मतलब आज रात तक ही है, 12 बजे तक, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। मतलब एक तरह से मानो कि 14 तारीख तक ही है, ठीक है। चलो ओके, यहां पे क्या है आपका स्पोरोफिटिक जनरेशन की तरफ बात करते हैं। अब हम लोग रूट, स्टेम और लीफ की बात करते हैं, मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। किसकी बात करते हैं? मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं कि मॉर्फोलॉजी में आपको क्या क्या चीजें हैं। बाकी अगर उस कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हो, कोई कंफ्यूजन है या कुछ भी। तो चलो स्पोरोफाइट की बात करते हैं। देखो, अगर आप प्लांट देखोगे साइकस के, तो इनके जो स्टेम होते हैं ना, इस पे बहुत सारे लीफ स्कार देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? लीफ स्कार देखने को मिलते हैं। मतलब इनमें आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि 3 बेसिक टाइप की लीफ होती हैं, जिसमें आप लीफ का स्ट्रक्चर अगर मानोगे तो 2 ही मानना। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, पता नहीं डायग्राम कितना ज्यादा जूमिंग पे अच्छा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जैसे जब तुम लंबी लंबी लीफें देख रहे हो, ये फोलियज हैं, इनके जस्ट नीचे की तरफ क्या होती हैं? छोटी छोटी लीफ होती हैं, जो कि स्केली लीव्स होती हैं। और जो होता है, और एक लीव्स होती है जो इनकी होती है माइक्रोस्पोरोफिल और मेगा स्पोरोफिल। खैर हम उनको लीफ नहीं मानेंगे, वो तो एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, तो उनकी बात हम अलग करते हैं। यहां पे आपको जो नीचे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली बल्बिस होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। किसमें पार्टिसिपेट करता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें हमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है बल्बिस में। अब बल्बिस क्या होता है कि जैसे जो ओल्डर स्टेम पार्ट्स होती हैं वहीं पे, अच्छा यहाँ पे रीजन भी होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत रिच होता है। नाइट्रोजन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छा रोल प्ले करता है। जहां पे बल्बिस वाला रीजन है, ये मेरा हाँ ये वाला रीजन है, यहीं से क्या करती हैं हमारी लीव्स और ब्रांचेस ग्रो करना शुरू करती हैं और नए प्लांट बनाने जैसी चीजें करती। तो एक तरह से वेजिटेटिव पार्ट का काम करती हैं कौन? हमारी बल्बिस, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी आगे इसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कहते हैं साइकस इज एन एवरग्रीन स्लो ग्रोविंग पाम लाइक ट्री
मतलब कि ये बहुत ही तेजी से ग्रो नहीं करते हैं, स्लोली ग्रो करते हैं। एवरेज हाइट ऑफ 1.5 से 3 मीटर बड़े होते हैं। तो बहुत बड़े प्लांट नहीं होते, जैसे साइकस के प्लांट बहुत बड़े, पाइनस के प्लांट बहुत बड़े बड़े होते हैं, इनके प्लांट इतने बड़े नहीं होते हैं। जीरोफिटिक हैबिटेट पसंद करते हैं। कल्टीवेशन इन गार्डन, हम लोग बेसिकली इनको ऑर्नामेंटली बहुत यूज करते हैं। आप हर घर में तकरीबन देखोगे जो लोग पेड़ उड़ बहुत पसंद होता है वो जरूर अपने घर में साइकस को रखते हैं, क्योंकि ये हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं और नॉर्मली काफी खूबसूरत भी होते हैं। तो ये चीज है। और इनकी पत्तियां काफी लंबे टाइम तक घर में बनी रहती, मतलब इतनी जल्दी इनकी पत्तियां सूखती नहीं है। देखो जीरोफिटिक प्लांट का नेचर ये है कि आपको इनकी पत्तियां जो होंगी, अगर आपने थोड़ा सा ही पानी वानी इनको दिया हुआ है ना, इनकी पत्तियां जल्दी ड्राई नहीं होती हैं। अगर आप इनकी पत्तियों को छुओगे ना, तो इनकी पत्तियां आम पत्तियों के मुकाबले काफी थिकी होती हैं और काफी मजबूत होती हैं, स्केली होती हैं। मतलब कि छूने पे आपको ही लग जाएगा कि नहीं ये टिकाऊ आपकी रहेंगी। और बाकी कंपाउंड लीफ थोड़ी टिकाऊ होती ही हैं आपके सिंपल लीफ के मुकाबले। सिंपल लीफ जो होती है वो उतनी टिकाऊ नहीं थी, लेकिन कंपाउंड लीफ आपको ज्यादा टिकाऊ मिलती है, काफी लंबे टाइम तक प्लांट पे वो सर्वाइव करते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट बॉडी की बात करें तो रूट है, स्टेम, लीफ की बात करते हैं। रूट, दो तरह की रूट इनमें देखने को मिलती है। एक नॉर्मल टैप रूट होती है। टैप रूट जो होती है वो जियोट्रॉपिक होती है। मेरी बात सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछा हुआ है सवाल कि कैरोलॉइड रूट का नेचर कैसा होता है, तो टर्म समझने की जरूरत है। रूट जो होती है वो नॉर्मल रूट जो होती है वो टैप रूट होती है, नॉर्मल रूट होती है टैप रूट। टैप रूट एक ऐसी रूट होती है जो कि सरफेस से नहीं, मतलब सॉयल से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, थोड़ा नीचे सरफेस में। तो टैप रूट एक ऐसी रूट होती है जो कि मतलब थोड़ा डीप से पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो प्लांट जब आप ट्री की तरफ ट्रांसफर करती है हमारी प्लांट किंगडम ना, तो वहां पे टैप रूट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ब्रांचेस देखने को मिलती हैं इसके अंदर हमें, लेकिन इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो उतनी ज्यादा मेच्योर नहीं होती हैं, बहुत ज्यादा मेच्योर नहीं होती हैं अदर एंजियोस्पर्मिक प्लांट के मुकाबले देखा जाए तो। लेकिन टैप रूट होती है, ये इसका एक एडवांस कैरेक्टर है। बाकी उससे भी ज्यादा एक खतरनाक जो कैरेक्टर है वो है कोरोलॉइड रूट का पाया जाना। कोरोलॉइड रूट मैंने आपको बताया है कि सिम्बियोटिक एसोसिएशन के लिए जानी जाती है और ये एपोजियोट्रॉपिक होती है। एपोजियोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जियोट्रॉपिक के सरफेस से ऊपर की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन की तरफ, अवे की तरफ। मतलब रूट जो है वो जमीन के बाहर की तरफ ग्रो करती है, वो भी ऊपर की तरफ। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, कोरल रीफ कोरलाइन होती है, इनकी जो रूट होती है वो कैसी होती है, ये वाली कोरलाइन होती है। जिसे आपने पढ़ा होगा कोरल रीफ, अगर आपको ध्यान में होगा जूलॉजी में पढ़ा हुआ है ना, जूलॉजी में पढ़ा हुआ है ना कि आपने कोरल रीफ पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो कोरल रीफ जो होता है आपका, तो कोरल रीफ जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, वो अगर आप देखोगे समुद्र वगैरह में तो बिल्कुल इस तरीके से ग्रो किए रहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई लेयर होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी क्या होती है, कोरोलॉइड रूट होती है, ठीक है। एपो जो होता है उसका मतलब क्या होता है, अवे, मतलब ऊपर की तरफ, एबव की तरफ, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि एपोजियोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। स्टेम जो होती है वो कैसी होती है, सिम्पोडियल होती है, मोनोपोडियल होती है। कैसी होती है, सिम्पोडियल होती है और मोनोपोडियल होती है। सिम्पोडियल कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखोगे इनकी स्टेम साइकस की, तो आपको एक तो मेन एक्सिस होती है, मेन एक्सिस होती है और उसके किनारे किनारे से ब्रांचेस निकली हो, तो इसको हम कहते हैं मोनोपोडियल। क्या बोलते हैं, मोनोपोडियल, ठीक है। और उसके बाद, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोरोलॉइड रूट जो होती है वो किसके साथ में एसोसिएशन करती है, हमारी जो भी सिम्बियोटिक मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसके साथ एसोसिएशन करती है। हम लोग पिछले लेक्चर पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो मोनोपोडियल ये कैसी होती है, मोनोपोडियल इन नेचर होती है। और दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सिम्पोडियल की अगर मैं बात करूं तो वहां पे क्या होती है, जैसे एक बार एक ब्रांचेस निकली, अब यहां से क्या होगा कि आपका मान लो कोन ओन निकला, ठीक है, कोन निकला। अब यही कोन के जस्ट नीचे से एक ब्रांचेस और निकलेगी, फिर यहाँ पे कोन निकलेगा, फिर जस्ट नीचे से एक ब्रांचेस और निकलेगी, फिर जस्ट नीचे से एक ब्रांचेस और, मतलब इसमें ब्रांचेस पे ब्रांचेस निकलती है और इस तरीके से प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है। मेरी बात समझ में आ रही सबको, एक बार रिस्पॉन्स करो आप लोग, सबको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूं, एक बार मुझे सब लोग रिस्पॉन्स करो, समझ में आ रहा है। चलिए
तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करती हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोडियल, या मेल प्लांट के अंदर हमें इस तरीके से ब्रांचिंग सिस्टम देखने को मिलता है स्टेम में। जबकि मोनोपोडियल किसमें देखने को मिलता है, हमें फीमेल प्लांट के अंदर देखने को मिलता है साइकस के। लीव्स की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि दो तरह की लीव्स आप बेसिकली पढ़ते हो, फॉलियस लीव्स पढ़ते हो और एक आप स्केली लीव्स पढ़ते हो। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे कि मान लो कि अगर ये हमारी फॉलियस लीफ निकली हुई है, तो इसी फॉलियस लीफ के नीचे, जैसे मान लो कि ये हमारी अगर फॉलियस लीफ होती है, तो इसी फॉलियस लीफ के नीचे की तरफ आप देखोगे तो स्केली लीव्स भी देखने को मिलती है। तो अभी डिटेल में पूरे बहुत सारे आगे डायग्राम है प्लांट के, तो वहां पे ये इमेज और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ब्रांचिंग सिस्टम आपको बता दिया है, आप लोग देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बहुत अच्छी क्वालिटी में नहीं है लेकिन हाँ समझाने के लिए है। देखिए डाइकोटमस वाले में अगर आप देखें तो यहाँ से एक सिंगल ब्रांचिंग होती है और उसमें से ये दो अलग अलग ब्रांच में अलग हो जाते हैं। फिर इन जहां पे भी ब्रांचेस में आप देखोगे तो डाइकोटमस दिखाई देगी, दो अलग अलग ब्रांचेस आपको दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, फिर यहां से दो अलग, फिर यहां से दो अलग, तो ये सिस्टम कहलाता है डाइकोटमस ब्रांचिंग। और उसके बाद व्हाट हैपेंड रंजना, SS can't take a nap। I can't understand। क्या हुआ? अच्छा, वो स्क्रीनशॉट, कमाल है कमाल, वाह क्या बात क्या बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। SS सही है सही है, कोई बात नहीं, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। हम तो पूरा का पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो भी लोगों से तो नहीं रिकॉर्ड हो पाता है। चलो आपको ही बता दूंगा, आप भी लेक्चर रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन अब तुम लोग को थोड़ी ना बताऊंगा लेक्चर रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो तो 2 मिनट में कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो अगर पेन कॉपी लेके बैठे हो तो। ठीक है, चलो तो ये आप जो है बनाना चाहो तो बना लो। ठीक है, मतलब हर जगह पे ब्रांचेस क्या होंगी आपको देखने को मिलेंगी कि दो दो अलग अलग ब्रांचेस आपको देखने को मिलती हैं, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इसको हम लोग डाइकोटमस ब्रांचिंग कहते हैं और ये आपको कई प्लांटों के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप बात करेंगे बेसिकली एंजियोस्पर्मिक प्लांट में तो उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बाकी सिम्पोडियल आपको ये वाला जो है वो साइकस के मेल वाले में देखने को मिलता है और फीमेल में मोनोपोडियल देखने को मिलता है। तो ये ब्रांचिंग सिस्टम आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूट की बात करें तो नॉर्मल टैप रूट होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है। देखो टैप रूट तो लॉन्ग लिव्ड होगा ही, ठीक है ना। दूसरे मोबाइल में फोटो ले लिए, हाँ अरे बहुत, अरे टैलेंटेड आदमियों की कभी थोड़ी रही है जो है इस दुनिया में टैलेंटेड, दूसरे मोबाइल से फोटो ले लिए, मतलब 2 मिनट बनाने से अच्छा पहले फोटो ले लो, चलो फिर उसको देखते रहना। ओके, नॉर्मल टैप रूट की बात करेंगे हम लोग, लॉन्ग लीव प्राइमरी रूट फॉर्म टैप रूट। ठीक है, जो पहले रूट फॉर्म होती है जो हमारे प्लांट को खड़ा कर रही है, सरवाइव करवा रही है, वो रूट कौन होती है, वो होती है हमारी टैप रूट। हमेशा ध्यान में रखना कि कोरोलॉइड रूट है, मैं नहीं कह रहा हूं कोरोलॉइड रूट नहीं है, पर कोरोलॉइड रूट से आपकी प्लांट नहीं बनने वाली है, आपकी प्लांट एक्सेस नहीं करने वाली है, वो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा आपका नॉर्मल प्राइमरी रूट जो कि होता है टैप रूट। द मेन टैप रूट इज यूजुअली थिक होता है, जैसा कि मैंने कहा टैप रूट का नेचर थिक होता है क्योंकि ये काफी डीप में जाता है, तो डीप में जाने के लिए भाई उसको थिक होना जरूरी है। एंड शॉर्ट बट इट्स लैटरल ब्रांचेस आर थिन एंड लॉन्ग, जैसा कि मैंने कहा कि इनसे जो टैप रूट होती है, टैप रूट से जो ब्रांचेस निकलती है वो डीप में जाती है, बाकी जो नॉर्मल मेन रूट होती है ये वाली, ये थोड़ी शॉर्ट होती है लेकिन थिक होती है। ठीक है, देयर मेन फंक्शन इज एनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट। इनका मेन जो फंक्शंस होता है ब्रांचेस वगैरह का या इस रूट का, वो मेन फंक्शंस होता है वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, जो कि सभी रूट का फंक्शन होता है कोरोलॉइड वाले को छोड़ करके। ठीक है, कोरोलॉइड वाले को छोड़ करके। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए कोरोलॉइड रूट, जैसा कि मैंने कहा सबने कोरल रीफ पढ़ा हुआ है ना, पहले हमें ये बताओ कोरल रीफ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, बताओ, चलो बॉटनी वाले बताओ, कोरल रीफ पढ़े हो? लार्जेस्ट कोरल रीफ का नाम बताओ, लार्जेस्ट कोरल रीफ का नाम बताओ कोई।
और ये भी बताओ कि कोरल रीफ किस ग्रुप को बिलोंग करता है? ग्रेट बैरियर रीफ किस ग्रुप को बिलोंग करता है कोरल रीफ, जरा बताओ। पोरीफेरा में आता है, सिलेंट्रेट में आता है, किसमें आता है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया होता है, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बताइए, और लोग बताइए। ये सब सवाल है, तो मतलब सब लोग सुने हुए हो कोरल रीफ के बारे में। तो कोरल रीफ जो होता है, देखिए वो बिल्कुल इसी तरीके से होता है, और इसका स्ट्रक्चर और कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। सिलेंट्रेट, हाँ सिलेंट्रेट हो सकता है, सिलेंट्रेट ही होगा। ठीक है, देखो जूलॉजी वालों का निकल आया ऐसा सिलेंट्रेट, ठीक है ना। तो सिलेंट्रेट में हम लोग बेसिकली देखते हैं, और आपको पता है कि ये ग्रुप का भी मेंबर जो होता है जस्ट पॉरीफेरा के बाद में आता है। तो बहुत एडवांस जो होता है, हाँ बहुत एडवांस जो होता है वो सिलेंट्रेट हमारा नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें कोरल रीफ जैसा ये देखने को मिलता है। खैर आगे की तरफ बात करते हैं, आप लोग जूलॉजी पढ़ते रहिएगा। स्पेशलाइज्ड एपोजियोट्रॉपिक रूट होता है और ग्रो ऑन द सरफेस ऑफ द सॉइल, सॉइल के सरफेस पे मौजूद होता है। रिपीटेडली डाइकोटमस, देख लो ना, रिपीटेडली डाइकोटमस दिख रहा है, दो अलग अलग ब्रांचेस दिख रही है कि नहीं दिख रही है? देखो दिख रही है ना। और ये जैसे से अब इस ब्रांच ये जब थोड़ी ऊपर जाएगी तो ये दो ऐसे अलग हो जाएगी, तो डाइकोटमस होती है। कैसी होती है? डाइकोटमसली ब्रांचेड होती है। एपियर एज कोरलाइन मासेस, मतलब जैसे कोरल जैसा पूरा उसी की तरह मौजूद होती है। स्पेसिफिक एल्गल जोन प्रेजेंट, यहाँ पे क्या होता है? स्पेसिफिक एल्गल जोन प्रेजेंट होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप कभी कभार कुछ सवाल पूछते हो, लेकिन मुझे खुद दिमाग में रहता है कि वो सवाल आपको बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफिक एल्गल जोन प्रेजेंट होती है। तो अभी आप जब कोरोलॉइड रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको मैं दिखाऊंगा कि वो किस रीजन में प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली कॉर्टेक्स वाले रीजन में रहेंगे, लेकिन अभी उसमें आप सेक्शन में प्रॉपर देखेंगे कि किस रीजन में आपके मौजूद रहते हैं। एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स कहाँ पे रहते हैं, ठीक है। हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन को फिक्स करना। क्लियर? कोरोलॉइड रूट, ठीक है ना। डाइकोटमस ब्रांचेस कोरोलाइन मासेस जैसे होते हैं, स्पेसिफिक एल्गल जोन होता है, एपोजियोट्रॉपिक होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। सिंपली इतने पॉइंट को ध्यान में रखना है और आगे बढ़ लेना है। स्टेम की तरफ देखते हैं। जो यंग स्टेम होता है वो ट्यूबरस होता है और सबटेरेनियन होता है। ट्यूबरस कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसके अपर सरफेस ऐसा लगेगा जैसे पूरा फूला हुआ एक मास जैसा है। ओल्डर प्लांट की बात करेंगे, स्टेम बिकम थिक होती है, कॉल्यूमिनर होती है और वुडी होती है। जाहिर तौर पे जब ओल्डर स्टेम होती है तो वहां पे सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पे हमें वैस्कुलर सिस्टम के अंदर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है। और आपको पता है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो कहीं ना कहीं प्लांट को क्या बना देती है? वुडी बना देती है। क्या बना देती है? वुडी बना देती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखेंगे कि ये जो होते हैं ओल्डर जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं? वुडी होते हैं। इट कवर्ड विथ परसिस्टेंट एंड वुडी लीफ बेसेस, और जो लीफ होती है ना, इनमें जो लीफ लगी हुई होती है वो लीफ का जो बेस होता है सरफेस नीचे की तरफ वाला, वो कैसा होता है? थोड़ा वुडी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होते हैं? आपको लीफ के स्कार दिखाई देंगे पूरे स्टेम के ऊपर। द स्टेम इज यूजुअली अनब्रांच्ड होते हैं, but sometime due to injury apical मेरिस्टेम it divide into two parts, stem appear blah 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 blah। अभी मैंने आपको कहा कि इनमें बल्बिस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, मतलब इसके अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ भी होती है। तो वेजिटेटिव ग्रोथ होने के कारण अगर कभी ऐसा गलती से हो जाए कि एपिकल मेरिस्टेम जो है वो डैमेज हो जाए तो यहां से एक दूसरी ब्रांच निकल सकती है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। नॉर्मली जो होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन समटाइम्स दे आर ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग स्पेसीज के अंदर यार देखो, आप स्पेसीज वाइज जाओगे तो काफी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे देखिए, हम इसके जो स्टेम है उसको जूम करके देख रहे हैं। देखिए ये वाला जो बड़ा सा स्कार आपको दिखाई दे रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि जो फॉलियस लीफ होती है ना वो बहुत बड़ी होती है,
जैसे जो आप ये बड़ी वाली पत्ती देखते हो ना, इस तरह वाली, ये फॉलिएज होती है। तो फॉलिएज जो लीफ होती है उसका स्कार आप देखो कितना बड़ा होता है। मतलब अगर आप इसके बेस को देखोगे तो इसके बेस पे आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है ना, जो कि यहाँ पे क्या होता है, एक स्कार छोड़ देता है। जब ये उखड़ता है तो क्या करता है, एक स्कार छोड़ देता है, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जस्ट इसी के नीचे मैंने आपको बताया कि कौन सी लीफ होती है, स्केल लीफ होती। क्या होती है, स्केली लीफ होती है। उसका स्कार थोड़ा सा छोटे छोटे होंगे, बहुत बड़े बड़े स्कार नहीं होंगे, ठीक है ना, स्केली लीफ के। और ये क्या है, हमारे स्पोरोफिल है। अब आप स्पोरोफिल को तो जानते ही हो, स्पोरोफिल जो कि स्पोर बियरिंग करेंगे, तो ये आप जानते ही हो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो स्कार सब बनाएंगे, चाहे वो आपका स्पोरोफिल हो, चाहे स्कार हो, चाहे स्केल हो, सभी जो है आपके स्कार बनाते हैं, जो आपको अलग अलग शेप के दिखाई दे रहे हैं एक मैच्योर स्टेम में। किसमें, मैच्योर स्टेम में। समझ रहे हो ना, स्कार मतलब जब तोड़ते हैं पत्ती को तो जो निशान बनता है उसी को हम लोग स्कार कह रहे हैं। अब देखो पत्ती देख लो, ये डायग्राम आपको एकदम काफी कुछ चीजें समझा देगा। देखो ये जो है बड़ी वाली लीफ, ये आपकी फॉलिएज है। क्या है, फॉलिएज लीफ है। और बगल में देखो इसी फॉलिएज लीफ के बेस पे, यहाँ के इस वाले पोर्शन में, ये देखो इस डायग्राम में देखो, बगल में इस वाले डायग्राम में देखो, तो ये जो छोटी छोटी पत्तियां नीचे दिखाई दे रही, यही क्या होती है, स्केल लीफ होती है, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात। अब फोलिएज लीफ के जस्ट बेस पे आपकी स्केल लीफ मौजूद होती है। तो लीफ बेस पे आपकी स्केल लीफ मौजूद होती है। ड्राई होने पे ये थोड़े से वुडी हो जाते हैं, स्पाइन्स पाए जाते हैं। इस लीफ के ऊपर आपको छोटे छोटे स्पाइन्स देखने को मिलते हैं, जो जीरोफिटिक नेचर की पहचान होते हैं बेसिकली। अगर मैं बात करूं रेकिस, तो इनका जो एक, अगर हम इसको बात करेंगे, एक की बात करते हैं, ये पूरे सेक्शन काटने के लिए आपको आता था, सेक्शन काटते थे आप, एक लीफलेट का काटते थे और एक आप किसका काटते थे, रेकिस। तो जो पूरा पोर्शन होता था आप उसका सेक्शन कट करते थे, तो उसको हम लोग क्या कहते थे, रेकिस का सेक्शन कहते थे। अभी आपके सामने सेक्शन आएगा, आप देख लीजिएगा। बाकी ये क्या होती थी, हमारी लीफलेट होती थी, जिसका आप सेक्शन काटते थे तो आपको ऐसा दिखाई देता था। ध्यान होगा सभी लोगों को, इस तरह से दिखाई देता था सेक्शन जो होता था, बिल्कुल इस तरीके से दिखाई देता था ना। तो यहाँ पे बीच में इसका जो होता था वो मिडरिब वाला पोर्शन होता था, जहां पे आपका वेस्कुलर टिश्यूज वगैरह होती थी। बाकी जो रीजन होता था वहां पे अलग अलग टाइप की टिश्यू थी। यहाँ पे दो तरह के जाइलम होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल जाइलम और सेंट्रीपीटल जाइलम, तो वो भी यहाँ पे अभी आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के लीफ आपको ध्यान में रखना है कि फॉलिएज लीफ ऐसी दिखती है और इसी के नीचे हमारी होती है स्केली लीव्स, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। सवाल आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है। अभी जैसे ही मैं देखूंगा 1 घंटे पूरे होने वाले हैं, तो मेरे पास में कुछ सवाल है जिसको मैं आपसे पूछूंगा, जो मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कितने बज गए हैं जो है अभी, अरे यार मेरे में तो टाइम ही गलत बताता रहता है, 12:06 बता रहा है। 1 मिनट, इंटरनेट ना कनेक्ट, डिस्कनेक्ट हो जाए। 9:27, ठीक है। 37, इंटरनेट तो नहीं डिस्कनेक्ट हुआ। 1 मिनट, 1 मिनट बस, थोड़ा सा वक्त देना। ठीक है, चलो ठीक है। देखिए सर्सिनेट, ये जो कैरेक्टर है ना आपका, ये मुड़ा होना, ये कैरेक्टर आपको पता है कि टेरिडोफाइटा से आप देखते आ रहे हो इस कैरेक्टर को। तो पूछा है कई दफे कि जो सर्सिनेट वेनेशन आपको देखने को मिलता है, सर्सिनेट जो वेनेशन आपको देखने को मिल रहा है, वो वेनेशन कहां से आया है, या पूछ लेता है कभी कभी कि टेरिडोफाइटा से इसके कौन से कैरेक्टर रिजेंबल हो रहे हैं। तो ये कैरेक्टर है सर्सिनेट। मतलब इनकी जो लीफ होती है जब ज्यादा मेच्योर नहीं होती है फोलियज वाली, तो वो क्या करती है, खुद को समेट करके रखती है। क्या करती है, खुद को समेट करके रखती है। और जब समेट करके रखती है तो वो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाती है, और फिर धीरे धीरे क्या होते हैं, खुलते हैं। क्या होते हैं, खुलते हैं, और खुल करके ये पूरा कंप्लीट इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो जब नया नया क्राउन बनता है, नया नया ये लीफ डेवलप करती हैं, तो ये बिल्कुल एक कली जैसे, फ्लावर जैसे नहीं खिलता है, बिल्कुल उस तरीके से। हाँ, प्रोटेक्शन तो बिल्कुल इस तरीके से अपने आप को क्लोज रखती हैं। लेकिन जैसे ही, क्योंकि देखो जीरोफिटिक प्लांट की सबसे खास बात क्या है, पहले वो प्रोटेक्शन का सोच रखती हैं। प्रोटेक्शन कहने का मतलब ये है कि उनको पता है कि अगर बाहर का, हम जब तक हमारी टिश्यू मजबूत ना हो जाए, जब तक हमारी टिश्यू धूप में
फेस करने लायक ना हो जाए, जब तक हमारी टिश्यू ड्राइनेस को बर्दाश्त करने लायक ना हो जाए, तब तक हम अपने लीफ को ओपन नहीं करेंगे। तो यही चीज यहाँ पे देखने को मिलती है कि अपनी लीफ को ओपन करते हैं जब इनको पता हो जाता है कि नहीं, हमारी क्यूटिकल मजबूत हो गई है, हमारी एपिडर्मिस मजबूत हो गई है, हमारी सेल मजबूत हो गई, हमारे सारे केमिकल्स बन गए हैं, देन ये अपने आप को बिल्कुल ओपन करते हैं। तो इसको सर्सिनेट टाइक्सिस भी कहते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ ध्यान देते हैं जल्दी खटाखट, और एक एक चीज को देखते हैं। सबसे पहले रूट को देखेंगे, फिर स्टेम को देखेंगे, फिर लीफ को देखेंगे। पेन कॉपी उठा लीजिए, कुछ कुछ पॉइंट नोट कर लीजिए, बस बाकी कुछ नहीं करना है। स्टडी मटेरियल भेज दूंगा, आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए पहले यंग रूट की बात करते हैं, बिल्कुल नया नवेला रूट है। तो भाई आपको मैंने बताया था कंडीशंस बताया था डाई आर्च। क्या बताया था डाई आर्च का मतलब बताओ, डाई आर्च का मतलब बताओ जल्दी, खटाखट जूलॉजी वाले बच्चे, डाई आर्च का मतलब चलो जल्दी बताओ, डाई आर्च का मतलब जल्दी बताओ। डाई आर्च का मतलब बताओ। चलो डाई आर्च का मतलब बताइए। कोई नहीं बता रहे हो, सब चले गए क्या? हो तो यार सब लोग, डाई आर्च का मतलब बताओ आप लोग। चलिए बस समझ गए सब लोग, बहुत महान हो जो गए, बता ही नहीं रहो। लेटरल रूट अराइज फ्रॉम जाइलम एंड फ्लोएम। कोई और बताएगा भाई, डाई आर्च कैसे पहचानोगे? अगर तुम्हें ये सेक्शन दे दिया जाए तो कैसे पहचानोगे कि डाई आर्च है? बीए कंडीशन इधर देखो, प्रोटोजाइलम, मैंने कहा था जब प्रोटोजाइलम की जितनी भी, अब ध्यान दे दो, अब नहीं बताऊंगा, प्रोटोजाइलम की जितनी भी पोल हों, पोल को गिन लो, वही आर्च कहलाएगा। बस उसके आगे डाई ट्राई लगाते जाओ, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो प्रोटोजाइलम की कितनी पोल है? एक पोल प्रोटोजाइलम की ये है, ये देखो लिखा हुआ है ना प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब जाइलम की छोटी सेल्स। तो जाइलम की छोटी सेल्स के अगर दो पोल हैं तो हम इसको बोलते हैं डाई आर्च। क्या बोलते हैं? डाई आर्च। लेकिन अगर यहीं पे 4 जाइलम होते और प्रोटोजाइलम के 2 पोल्स होते, 4 पोल्स होते, कितने पोल्स होते हैं? 4, तो क्या हो जाता? टेट्रार्च। पहचाना करो यार, ये कौन सा तरीका है। अच्छा चलो, और जाइलम कैसा है हमारा, सब लोग जानते हो तो मैं बताते चलूं। जाइलम कैसा होता है हमारा? पहली बात तो डाई आर्च है, चलो ठीक है, मतलब वेस्कुलर बंडल डाई आर्च कंडीशन में है। जाइलम कैसा है हमारा? जाइलम होता, यंग स्टेम की बात, यंग रूट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? यंग रूट की बात कर रहा हूं, इसलिए कंफ्यूजन मत होना। कई अभी मेच्योर वाले में हो सकता है अलग हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये जाइलम में सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए और कई जाइलम बन जाए, तब क्या करोगे? देखो अब यहाँ पे जाइलम क्यों देखते हैं, तो यहाँ पे जो आप जाइलम देख रहे हो ये क्या है? प्रोटोजाइलम है, राइट। ये भी प्रोटोजाइलम है यहां, और ये डाई आर्च कंडीशन में। लेकिन यहां पे एक और टर्म होता है कि एक्सार्च और एंड आर्च, एक्सार्च और एंड आर्च, और एंड आर्च। तो मैंने इसके लिए क्या बताया था कि जब प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा तो उसको हम बोलेंगे एक्सार्च। क्या बोलेंगे? एक्सार्च बोलेंगे। रूट में ज्यादातर कंडीशन आप देखोगे, रूट में तो जो जाइलम होती है वो कैसी होती है? जो जाइलम होती है वो हमेशा एक्सार्च कंडीशन में होती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो कैसी है जाइलम, कैसा है इसका? पहली बात तो इसका जो स्टील है वो किस नेचर का है? वो डाई आर्च कंडीशन में आपको दिखाई दे रहा है। जाइलम जो है वो एक्सार्च है। बाकी इसमें एंडोडर्मिस की लेयर दिखाई दे रही है, पेरिसाइकल की लेयर दिखाई दे रही है, फ्लोएम दिखाई दे रहा है, पिथ दिखाई दे रहा है, मेटाजाइलम दिखाई दे रहा है, प्रोटोजाइलम दिखाई दे रहा है। मतलब मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम दोनों टाइप की सेल्स आपको दिखाई दे रही हैं। कॉर्टेक्स भी है और ऊपर एपीब्लेमा है, ठीक है। बाकी उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं है। क्लियर? सबको समझ में आ गया? इसमें बाकी और कुछ भी चीजें आपको ज्यादा नहीं जाननी है। यंग रूट है ये आपकी। ओल्ड रूट में देखो, ओल्ड रूट भी डाई आर्च कंडीशन में है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एक्स मतलब आउटर, लाइक एक्स, यस, ओके। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। यहां पे अगर आप देखिए तो ये आपको जो दिखाई दे रही है, यहां पे भी अगर हम बात करें मेच्योर ओल्ड रूट की, तो ओल्ड रूट की अगर हम बात करेंगे तो उसके कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ये भी आपके डाई आर्च कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी है तो ये एक्सार्ची, ठीक है।
पित्त का फॉर्मेशन देखने को मिलता है किसमें, ओल्ड रूट के अंदर। तो ओल्ड रूट में आपको पित्त का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, इसको ध्यान में रख लेंगे। बाकी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, टेनिन सेल्स देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन कर लेना कि ओल्ड रूट के अंदर आपको टेनिन सेल्स देखने को मिलती है, जबकि यंग रूट्स के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलती। कॉर्क की लेयर देखने को मिलती है एपिब्लेमा के नीचे, जो कि इनको थोड़ा सा मजबूती और स्ट्रांगनेस प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो एपिब्लेमा के नीचे कॉर्क का रीजन आ गया। तो ओल्ड रूट के अंदर आपने क्या देखा, कॉर्क एक नया स्ट्रक्चर जुड़ा, टेनिन सेल से एक नया स्ट्रक्चर जुड़ा, ठीक है, और उसके साथ में पित्त आ गया। क्या आ गया, पित्त का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो 3 स्ट्रक्चर्स आपको ओल्ड रूट में देखने को मिलते हैं, जो कि हमें यंग रूट्स में देखने को नहीं मिलते हैं। आगे जल्दी से खत्म करते, कोरोलॉइड रूट आ गया ना। देखो कोरोलॉइड रूट में देखो जो मिडिल पोर्शन है, जो मिडिल का जो कॉर्टेक्स रीजन है, वहीं पे आपको एल्गल जोन दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का। जो हमारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो इस रीजन में हमारे बेसिकली क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है ना। तो ये रीजन जो होता है, इसी रीजन में इस रीजन ये रीजन कौन सा होता है, मिडिल कॉर्टेक्स। तो सवाल आपसे पूछ सकता है कि भाई ये बताओ जो आपका एल्गल जोन होता है वो किस रीजन में मौजूद होता है, मिडिल कॉर्टेक्स में। प्रेरणा ने जो है बहुत पहले इसका जवाब दिया हुआ था, मुझे याद है, और मैंने सोचा हुआ था कि जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, क्योंकि उस समय डायग्राम कोई ऐसा नहीं था कि मैं उसमें कॉर्टेक्स वगैरह आपको बता पाता। आगे यहाँ पे क्या है आपका, आउटर कॉर्टेक्स ऊपर की तरफ होती मिडिल के, नॉर्मली है, एपिब्लेमा पाई ही जाएगी, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है। इनर कॉर्टेक्स जस्ट जो है मिडिल लेयर के नीचे होगी, इंडोडर्मिस का फॉर्मेशन होगा, पेरीसाइकल होगी। अब यहाँ पे जो कंडीशन है देखो, ये कंडीशन क्या होगा, कोई बताएगा? इस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा वेस्कुलर बंडल होगा, बताओ हमें जरा सा, ये कैसा किस टाइप का है, डाई आर्च है, टेट्रार्च है, कि ये क्या है, कौन बताएगा इसको, बताओ जल्दी खटाखट। स्पेशली जूलॉजी वाले पहले बच्चे बताएं हमको, जूलॉजी वाले समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं भाई? हम ऐसे पढ़ाते चले जाएंगे, किसी नहीं काम चलेंगे ना, तेजी से बढ़ते चले जाएंगे। तो बताओ ये कौन सी कंडीशन है, और इसको नहीं बताया तो आगे नहीं बढ़ेंगे। ट्राई और बताओ, जूलॉजी वाले सही बताए, बॉटनी वाले बहुत क्या, पहले जूलॉजी वाले पूछे तो ये जो राजेंद्र कुमार प्रजापति है जानबूझ के गलत जवाब देते हैं, ऐसा नहीं है। ये टेट्रार्च, डाई आर्च, अरे यार दीपशिखा तुम इसको डाई क्यों बता रहे हो यार, तुम समझ नहीं रहे हो ना। देखो तुम समझ नहीं रहे हो, देखो ये जो आपका जो सेक्शन कटा हुआ है ना, ये डायग्रामेटिक व्यू है, मतलब कि ये सेलुलर व्यू नहीं है। जब आप याद करो ना, ऐसा पुराना ऐसा इतना भी कैसे भूल सकते हो, ठीक है, याद करो, चीजों को याद करो। देखो ये जरूरी है याद करना पुरानी चीजों को। रीजन ये है कि ये एक डायग्रामेटिक व्यू है। सेलुलर व्यू देखते हो तो उसमें विजन थोड़ी और क्लियर होगी, लेकिन ये डायग्रामेटिक व्यू में बस इतना ध्यान रखो कि जो ये नुकीला पोर्शन है, नैरो पोर्शन है, ये नैरो पोर्शन का मतलब है छोटी छोटी सेल्स, और जो छोटी सेल, और ये जाइलम है ना, ये क्या है हमारी प्रोटोजाइलम। तो जो नैरो वाली पोर्शन होती है उसको हम लोग प्रोटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोजाइलम, पहले वाली, पहले इनिशियल जाइलम। ठीक है। मेटाजाइलम जो होती है उनकी सेल्स क्या होती हैं? बड़ी बड़ी होती हैं। बिल्कुल रंजना, मेटाजाइलम क्या होती है? बड़ी बड़ी सेल्स होती है, राइट। और बड़ी सेल्स मतलब मेटाजाइलम। जब मैंने आपको क्या बताया कि कैसे आप पहचानोगे कि देखो डाई आर्च, ट्राई आर्च और टेट्रार्च और पॉलीआर्च, टेट्रार्च और पॉलीआर्च, ठीक है ना, ये अलग है, समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? आप इसको भी बताओगे विथ एक्सार्च और एंडार्च, ये क्या है? ये अलग है। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? क्लियर समझो। एक्सार्च और एंडार्च की जब कोई बात करेगा तो जाइलम के रिस्पेक्ट में करेगा। किसके रिस्पेक्ट में करेगा? जाइलम के रिस्पेक्ट में करेगा। और डाई आर्च, ट्राई आर्च की रिस्पेक्ट की जब बात करेगा तो वो कंप्लीट वेस्कुलर बंडल की बात करेगा। इस वेस्कुलर बंडल के अंदर जो हमारी प्रोटोजाइलम है उसके 3 पोल हैं, मतलब वो 3 साइड में है, 1 2 3 तरफ है। तो इसका मतलब ये ट्राई आर्च है। क्या है? ट्राई आर्च। इसमें कितने साइड में थे? 2 साइड में, 1 2, प्रोटोजाइलम 2 साइड में थे, तो क्या था आपका? डाई आर्च। 3 साइड में है तो ट्राई आर्च, यही 4 साइड में होंगे तो टेट्रार्च। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक्सार्च है या एंडार्च,
तो प्रोटोजाइलम चूंकि बाहर की तरफ है मुंह इसका, तो हम इसको एक्सार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सार्च कहते हैं। और यही नोकीला वाला पोर्शन अगर अंदर की तरफ होता तो इसको क्या कहते हैं? एंडार्च, जो हमें स्टेम में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? स्टेम में। ठीक है, तो ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो। समझ में आ गया सबको? चलो आगे की तरफ चलते हैं। जिसको समझ में आ गया रिस्पॉन्स दे दिया करो। ओके, यंग स्टेम की तरफ देखो, इंपॉर्टेंट है। यंग स्टेम जो है वो आपको कैसी कंडीशन देखने को मिल रही है? वो कंडीशंस आपको पॉलीआर्च की देखने को मिल रही है। एक सेकंड, क्या मैसेजेस आ रहे हैं? एक मिनट देखूं, कहीं तुम ही लोग तो नहीं भेज रहे हो कुछ इसमें? ओके, प्रिंसिपल आंसर का मैसेज है। चलिए, वाइस में अकर इन मिडिल जोन। देखो, रीजन होता है मिडिल जोन में पाने का रीजन। मुझे पता है तुम्हें इसका सवाल का जवाब पता है, तुमने इसलिए पूछा है इसका जवाब। देखो, मिडिल रीजन जो होता है ना, देखो मेन जो ये है आपका, क्या कहते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ये रीजन होता है, चाहे वाटर हो, चाहे कोई फूड मटेरियल हो, चाहे नाइट्रोजन हो, अक्सर वो ऐसी जगह पे हिट करते हैं जहां से चीजें ट्रांसपोर्ट हो सके। अब आपको पता है कि जो रूट का जो वेस्कुलर सिस्टम है, वहां का जो जाइलम फ्लोएम है, अगर और जो वाटर है वो प्लांट के हर पार्ट में आपका मूव डाउन करेगा कि नहीं करेगा? तो जाहिर तौर पे इसीलिए ये जो होते हैं वेस्कुलर सिस्टम के काफी पास में होते हैं, ताकि ये ज्यादा तुरंत जो भी नाइट्रोजन फिक्सेशंस वगैरह ये कर रहे हैं, जो भी प्लांट को रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, वो ये बहुत ही इजीली तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे एक बात बताओ, अगर मैं कह दूं कि आपको जो है केबल वो लाइट पहुंचाना है, तो आप क्या करते हो? खंबे टू खंबे जाते हो ना, तो भाई एक ट्रांसफार्मर होता है, फिर वहां से एक खंभा लगा हुआ होता है, वहां से लाइट आपकी सारी तरफ जो होती है वो एक्सपोर्ट की जाती है। तो मेन जिसका जो सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उसी के तो पास में होना पड़ेगा ना। तो मिडिल कॉर्टेक्स होता है, वो बेसिकली टारगेट करती है। और जो बैक्टीरिया है, जो आपकी एल्गी है, ठीक है ना, या जो साइनोबैक्टीरिया है, सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, तो भाई उसका भी तो अपना कुछ मतलब है ना, स्वार्थ है ना। तो उसका जो स्वार्थ है वो भी इसी रीजन से कंप्लीट हो रहा होता है। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के लिए बिल्कुल फेवरेबल होता है ये जोन, इसलिए ये जोन जो होता है वो ज्यादा होता है। दूसरी बात जो है, जो आपकी बेसिकली एक्वेटिक नेचर होना, वो आपका जमीन वाला नेचर जो होता है वो थोड़ा एक्वेटिक होता है। ठीक है, हवा में जो है वो फंजाई नहीं ग्रो करते हैं, तो ये भी एक नेचर आपका हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है, बाकी कोई स्पेसिफिक रीजन होगा तो देखा जाएगा भाई, देख के और बताया जाएगा। थोड़ा सेल्यूलर लेवल पे जाया जाएगा, थोड़ा जेनेटिक लेवल पे जाया जाएगा, है ना, तो उसको थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाएगा। खैर चलो, टीएस ऑफ यंग स्टेम की आप बात करते हैं। यंग स्टेम को अगर आप अच्छी तरह से घूर लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, नजर जमा लीजिए, एपिडर्मिस पाई जाती है, लीफ का स्कार देखने को मिल रहा है, स्टेम का सेक्शन है ना, तो देखने को मिलेगा। बाकी लीफ ट्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लीफ ट्रेस का पाया जाना, क्या पाया जाना? लीफ ट्रेस का पाया जाना। ये अंडरलाइन कर लेना, इसको मैं बता रहा हूं, इस चीज को अंडरलाइन कर लेना। लीफ ट्रेस जो है वो हमें साइकस के यंग स्टेम पे देखने को मिलती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, जिस बच्चे को लीफ ट्रेस, लीफ गैप नहीं आता है ना, वो जा करके वीडियो देखो। हर चीज को फ्री में मत उठाया करो, जो है ले लो सब्सक्रिप्शन। इतनी दफे बोला कि मतलब उसमें मैंने पूरा एक एक स्टेम मेरिस्टेम सब बताया हुआ है, नोडल एनाटॉमी बताई हुई है, ले लो सब्सक्रिप्शन। फिर से बता रहा हूं, इतना तगड़ा बना करके तुम लोग को दे रहा हूं, फिर भी नहीं लेते। चलो, लीफ ट्रेस आपका क्या होता है कि देखने को मिलता है किसी किसी प्लांट में लीफ ट्रेस हो गया, लीफ गैप हो गया। इसको आप एडवांस वीडियो है उसको देखो, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है, बस अभी ध्यान दो कि लीफ ट्रेस देखने को हमें मिलता है। जैसे स्कार होता है ना, एक्सटर्नली हमें दिखाई देता है, लीफ ट्रेस जो होता है वो हमें इंटरनली दिखाई देता है। ठीक है, बाकी पिथ का फॉर्मेशन होता है, लीफ ट्रेस भी लीफी से दिखाई देता है। बाकी पिथ का फॉर्मेशन होता है, म्यूसिलेज की डक्ट पाई जाती हैं, मतलब एक ग्लैंड टाइप की पाई जाती हैं जो म्यूसिलेज सिक्रीट करने का काम करती हैं। फ्लोएम पाई जाती है, ध्यान सुनिएगा, फ्लोएम पाई जा रही है ऊपर सरफेस की तरफ। कैम्बियम पाया जा रहा है बीच में, जाइलम और फ्लोएम के बीच में, जो कि सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। क्या कराएगा? सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। प्रोटोजाइलम प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम में इसको डिवाइड करेगा वेस्कुलर बंडल को। तो ये कंप्लीट क्या है? वेस्कुलर बंडल है। और अगर तुमसे कोई पूछे कि ये किस नेचर का है, तो बताओ प्रोटोजाइलम किधर की तरफ है? अंदर की तरफ बहुत सारे प्रोटोजाइलम है हमारे। प्रोटोजाइलम बहुत ज्यादा पोल है प्रोटोजाइलम के, इसलिए इसकी कंडीशन कैसी होती है? पॉलीआर्च कंडीशन होती है। किस कंडीशन में होती है?
पॉलीआर्च कंडीशन होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि यंग स्टेम जो होगी वो आपकी पॉलीआर्च कंडीशन में होगी। किस कंडीशन में होगी? पॉलीआर्च कंडीशन में होगी। बाकी एंडार्च होगी। कैसी होगी? एंडार्च होगी, क्योंकि प्रोटोजाइलम कहां है? अंदर की तरफ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एंडार्च बोलेंगे। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा स्टेम में जो जाइलम है वो एंडार्च होती है, बाकी वेस्कुलर बंडल में जब पॉलीआर्च होती है वेस्कुलर बंडल, मेडुलरी रे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेडुलरी रे जो होती है वो हमें प्रेजेंट देखने को मिलती है पिथ से। क्लियर? इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो जाइलम यहां पे एंडार्च है, बाकी अगर आप बात करेंगे रूट के अंदर तो वहां हमें एक्सार्च देखने को मिली है। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। बाकी अब हम ये देखो ओल्डर स्टेम की देखो कहानी पूरी बदली बदली सी दिखाई दे रही है, बिल्कुल मतलब एकदम अलग से एक स्टेम दिखाई देती है। यहां पे आपको जाइलम की रिंग दिखाई देती है। आपको पता है कि जब आप एनुअल रिंग की बात करते हो, जाइलम रिंग की बात करते हो, तो आपको पता चल जाता है उससे कि ये स्टेम कितनी ज्यादा पुरानी होती है, जिसके बारे में मैं फिर से बोल रहा हूं कि वीडियो बना हुआ है। सब्सक्रिप्शन लोगे तो जिम्नोस्पर्म नहीं, वो एंजियोस्पर्म की चीज है, उसको उसी में जाकर के पढ़ो। ठीक है ना? तो यहां पे इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो ये ऊपर की तरफ जो लेयर होती है वो कॉर्क होती है, थोड़ा सा वुडी नेचर प्रोवाइड कराती है, कॉर्टेक्स होती है, म्यूसिलेज की डक्ट होती है। बाकी जो जाइलम है वो आप देखिए बिल्कुल सेपरेट हो गए हैं जाइलम आपके सेकेंडरी ग्रोथ के कारण। एक अलग अलग सी लेयर बनती चली गई है जाइलम की। जैसे यहां पे देखिए आपकी ये पहली जाइलम है, फिर उसके बाद ये आपकी दूसरी जाइलम है, फिर तीसरी जाइलम है, फिर चौथी जाइलम है। मतलब जितनी दफा सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है हमारी जाइलम रिंग्स जो है वो लगातार डिवाइड कर रही है। बाकी लीफ ट्रेसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर आप लीफ ट्रेसेस का अमाउंट देखेंगे तो वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि स्टेम है बहुत ज्यादा लीफ ग्रो करेंगी तो बहुत ज्यादा ट्रेसेस हमें दिखाई देंगे। जब वो लीफ वहां से उखड़ेंगी ना तो इंटरनली एक स्कार बनाती है जिसको हम लीफ ट्रेस कहते हैं। ठीक है ना? अब कई दफे क्या होता है कि जब यहीं पे जाइलम, जैसे ये बिल्कुल एक चेन में आपको दिखाई दे रहा है ना, तो जो गैप होता है वो क्या कर देगा, यहां से यहां तक को गायब कर देता है। जो गैप होता है वो क्या कर देता है, वेस्कुलर बंडल्स को क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो गैप लाता है वो लीफ गैप लाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा आपको देखने को नहीं मिल रहा, लीफ गैप देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन लीफ ट्रेस देखने को मिल रहा है। लीफ के स्कार्स इंटरनल स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल रहे हैं। बाकी पिथ का फॉर्मेशन तो है ही है। ठीक है, तो ये ओल्डर स्टेम है जहां पे जाइलम की रिंग्स आपको देखने को मिल रही है। बाकी कंडीशंस वही रहेगी, आपका एक्सार्च नेचर है, सॉरी एंडार्च नेचर रहेगा, पॉलीआर्च नेचर रहेगा, वो सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेकिस की बात कर लेते हैं। रेकिस है और उससे निकली हुई आपकी क्या होती है, लीफलेट्स होती हैं। तो खैर यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, पहले रेकिस की बात करते हैं। रेकिस देखते हैं, यहाँ पे देखिए एपिडर्मिस की लेयर है, हाइपोडर्मिस की लेयर है जो थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होती है एपिडर्मिस के मुकाबले, उसके सॉरी ये कॉर्टेक्स के मुकाबले। ग्राउंड टिश्यूज मतलब जो कॉर्टेक्स वगैरह हैं वो हैं। म्यूसिलेज की डक्ट पाई जाती है इसमें भी। ये म्यूसिलेज की डक्ट को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि ये हर स्ट्रक्चर्स में देखने को मिल रहे हैं। वेस्कुलर बंडल्स आपको देखने को मिल रहा है। सेंट्रीपीटल जाइलम, इस बात को ध्यान में रखेंगे कि प्रोटोजाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ होता है, उस तरह के जाइलम को हम लोग सेंट्रीपीटल कहते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम जो होता है उसमें क्या होता है, जो आपकी सेल्स होती है वो थोड़ी सी ब्रॉडर होती है अंदर की तरफ, तो इसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। बाकी कैम्बियम को अगर आप देखें तो बीच में कैम्बियम की लेयर्स भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, बीच में क्या मिलती है, कैम्बियम की लेयर देखने को मिलती है, और ऊपर की सरफेस की तरफ आपको क्या देखने को मिलता है, फ्लोएम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ पे आपको छोटे छोटे स्टोमेटा भी देखने को मिले, तो ये इंपॉर्टेंट है। रेकिस में आपको स्टोमेटा भी देखने को मिलती हैं। तो स्ट्रक्चर्स देख लो, कोई मैंने क्या कहा कि आप बस एडवांस चीज देखो, जैसे कि सेंट्रीपीटल जाइलम और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम का जिक्र आपको किसमें किसमें देखने को मिलेगा, एक लीफलेट में देखने को मिल जाएगा और एक किसमें देखने को मिल जाएगा, रेकिस में देखने को मिल गया। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? तो एक एडवांस कैरेक्टर पढ़ो, सारे कैरेक्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि म्यूसिलेज डक्ट आपने स्टेम में भी देखा, आपने इसमें भी देखा। समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? सेंट्रीपीटल जाइलम और फ्लोएम आपने केवल रेकिस में देखने को मिला। तो जो एडवांस कैरेक्टर है, जो उस स्ट्रक्चर्स को अलग बना रहे हैं, उसको आप ध्यान में रख लो बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए आगे की तरफ चलते हैं। बाकी इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट है, रेकिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि हो सकता है एग्जाम में रख दे दो कॉन्सेप्ट में, लीफलेट को रख दे, बोले लीफलेट के स्टोमेटा है कि नहीं है, तो आप सोचोगे लीफ तो मेन वही है तो स्टोमेटा मेन उसी में होगा, आप रेकिस को नहीं लगाओगे। लेकिन रेकिस के अंदर भी
हमें स्टोमेटा देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब आ गया आपका लीफलेट। क्या आ गया? लीफलेट। देखो इसके अंदर भी आपको स्टोमेटा देखने को मिल रही है। ठीक है, बाकी लोअर एपिडर्मिस है, अपर एपिडर्मिस रहेगी, ऊपर क्यूटिकल रहेगी। ठीक है, हाइपोडर्मिस भी रहेगी, मजबूत है, स्ट्रांग होती है लीफ, पहले ही बता दिया है। उसके बाद जो टिश्यूज होती हैं, यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज देखने को मिलती हैं, और ये जो टिश्यूज होती हैं यहाँ पे आपको एक कैल्शियम की लेयर्स देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, जो अगर मैं आपको बताऊं तो जीरोफिटिक प्लांट अगर आप देखोगे तो उनके नेचर में हमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली ये देखने को मिलता है, जैसे सिलिका का होना, सिलिका के क्रिस्टल्स का होना, कैल्शियम क्रिस्टल्स का होना, ये हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और साथ में यहाँ पे क्या है आपका, ट्रांसफ्यूजन आर इंपॉर्टेंट। ट्रांसफ्यूजन आर इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपकी क्या है, मेन मिडरिब है, जिससे कि मतलब ये लीफ आपकी जो है मेन एक्सिस जो जुड़ी हुई रहती है आपकी मेन एक्सिस से। ठीक है ना, ये वाली एक्सिस से जिससे मेन इससे जुड़ी हुई रहती है वो पोर्शंस होता है। आगे हाइपोडर्मिस आपकी है, यहाँ पे आप देख लीजिए स्ट्रक्चर्स वगैरह। सेंट्रीपीटल सेंट्रीफ्यूगल आपको बता दिया हूं, यहाँ पे भी मौजूद है। बाकी कैम्बियम की रिंग यहाँ पे भी पाई जा रही है आपकी, सॉरी रिंग बोल रहा हूं, कैम्बियम जो है यहाँ पे भी पाया जा रहा है। बाकी ऊपर की तरफ जो सेल है वो पैलिसेड्स होती हैं, और बाकी बंडल सीथ सेल भी मौजूद होती है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, पैलिसेड सेल्स और बंडल सीथ सेल्स मतलब कि डिवाइड होती हैं सेल डिवीजन से, मतलब सेल हमें जो है दो सेपरेट सेल्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं, टू सेपरेट सेल्स देखने को मिलती हैं, जैसे बंडल सीथ सेल और पैलिसेड सेल्स, और साथ में स्पॉन्जी पैरेनकाइमा भी देखने को मिलती हैं। तो तीन अलग अलग नेचर्स की यहाँ पे हमें सेल्स देखने को मिलती, पैलिसेड्स, बंडल सीथ और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। ठीक है ना, और यही सभी जो होते हैं वो सभी जो होते हैं एक जगह पे जाकर के क्या होते हैं, पूरी तरीके से एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे की तरफ चलते हैं लीफलेट को। आगे की तरफ आपका क्या है, रिप्रोडक्शन है। कितना बच गया एक बार मैं देख लेता हूं टाइमिंग, ताकि रिप्रोडक्शन बताऊं तो थोड़ा डिटेल में बताऊंगा।